चलिए भाई, यूनिट 2 की तो लगभग सारे कमांड देख लिए प्रैक्टिकली। बच गया क्या है, यूनिट 2 की नोट्स बची हुई है भाई। प्रैक्टिकल तो नॉलेज ले लिए हैं और प्रैक्टिस करते रहिएगा, बट अभी थ्योरी नॉलेज नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली थ्योरी पेपर होगा तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको। तो उसकी नोट्स देखिए आज दे देंगे हम शाम हम तक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग समझेंगे शेल के बारे में डिटेल में। एंड प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो शेल क्या होती है, क्या होता है भाई, कोई बता सकता है शेल? यूनिट फर्स्ट में इंट्रो पढ़े थे ना हम लोग शेल का। कोई भी बताए शेल क्या है जो। भूल गए क्या, यूनिट फर्स्ट में शेल था? सर ये क्या है, यूआई है जिसके थ्रू हम लोग अपने कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यूआई जिसके थ्रू हम लोग एक कमांड के, ठीक है। पूरा नहीं सही है लेकिन ठीक है। और कोई कुछ? एक इंटरफेस है जो हमारे कमांड्स को इंटरप्रेट करता है हम्म लाइनक्स के लिए। कर्नल और यूजर के बीच में शेल आता है। हम लोग जो कमांड देंगे वो कौन एग्जीक्यूट करता है, मतलब वो उसको कौन इंटरप्रेट करता है, शेल करता है, ठीक है। एक इमेज हम डाउनलोड किए थे, देखिए ये, हाँ। एक्चुअली में ये काम करता है शेल। शेल क्या होता है, देखिए यूजर से इनपुट लेता है और उस जो भी कमांड होता है उसको ट्रांसलेट करता है, और ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जो कर्नल समझ पाए, ठीक है। और कर्नल 101 यही सब समझेगा जो कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ। तो ये एक्चुअली में ये काम होता है बैकग्राउंड में, ठीक है। आते हैं शेल पे। जीएनयू स्लैश लाइनेक्स लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? जीएनयू द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। इसको जीएनयू शेल बोलते हैं, लाइनेक्स शेल भी बोलते हैं। इट्स अ स्पेशल इंटरेक्टिव यूटिलिटी। यूटिलिटी है सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यूटिलिटी है, इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर, it provides a way for users to start program, manage files on file system, and manage processes running on the Linux system। देखिए सबसे पहले तो यूटिलिटी है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और यूजर का इनपुट लेके करता है, कन्वर्ट कर देता है, कर्नल को हैंड ओवर कर देता है। और क्या काम करता है, यूजर को इतनी फैसिलिटी देता है वो कि कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकता है, फाइल को मैनेज कर सकता है, फाइल क्रिएट कर सकता है, एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी कर सकता है। प्रोसेस जो रन होते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं यूजिंग शेल। द कोर ऑफ द शेल इज द कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल बोलते हैं वही कमांड प्रॉम्प्ट। तो यार टर्मिनल ही लिख देते हैं, यार स्लैश कर कर लिख टर्मिनल। द कमांड प्रॉम्प्ट इज द इंटरेक्टिव पार्ट ऑफ द शेल, क्योंकि हम इसी से इंटरेक्ट करते हैं। एंड इट अलाउ यू टू enter text command and then it interpret the command and execute them in the kernel, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, हम लोग कुछ टाइप करेंगे, कोई कमांड टाइप करेंगे, शेल इंटरप्रेट करेगा उस कमांड को और कर्नल उसको एग्जीक्यूट कर देगा। द शेल कंटेन अ सेट ऑफ इंटरनल कमांड that you use to control things such as copying file, moving file, renaming, displaying। जो हम लोग कमांड यूनिट 2 में किए हैं वो सारा का सारा कंट्रोल होता है शेल से।
वो शेल सबको मैनेज करता है, ठीक है, मतलब सारे कमांड को इंटरप्रेट करता है। Besides the internal commands, the shell also allow you to enter the name of the program and the command at the command of the command prompt. हम लोग भाई देखे फाइल का नेम भी टाइप कर सकते हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोग प्रोसेस का नाम भी टाइप कर सकते हैं जिस प्रोसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। प्रोसेस की इंफॉर्मेशन मतलब वो उसका क्या टाइप है, प्रायोरिटी क्या है, उसकी आईडी क्या है, ठीक है, वो सब कुछ। द शेल passes द प्रोग्राम नेम ऑफ टू द कर्नल टू स्टार्ट इट। ये तो क्लियर सी बात है इमेज में कि हम लोग ये शेल ट्रांसलेट करता है, हैंड ओवर कर देता है कर्नल को। यू कैन ऑल्सो ग्रुप शेल कमांड इनटू, ये क्या हो गया भाई, फाइल, into files to execute as a program, and those files are called shell script। मतलब हम कई सारे शेल कमांड को अगर एक फाइल में लिख दें और उसको सेव कर दें .sh एक्सटेंशन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहा गया शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग ls कमांड लिखते हैं, ठीक है, एक कमांड लिख दिया ls कमांड, ठीक है, तो ये तो ls लिखा, एंटर किया, हमें आउटपुट मिल जाएगा। कैट कमांड लिखा, एंटर किया, हमें आउटपुट में। अब इन्हीं दोनों कमांड को या इससे ज्यादा, दो से ज्यादा बहुत सारे कमांड्स को अगर हम लोग एक फाइल में सेव कर दें और उसको .sh से मतलब उसका एक्सटेंशन .sh दे दें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, शेल स्क्रिप्ट कहलाता है। तो शेल कमांड को ग्रुप कर देना एक फाइल में और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, वो कहलाता है शेल स्क्रिप्ट। समझ में आया ये चीज क्या बोली गई है? बताओ भाई, हाँ समझ में आ गया कि नहीं ये चीज शेल स्क्रिप्ट? क्योंकि शेल स्क्रिप्ट हम लोग करेंगे, क्रिएट करेंगे, मतलब इस पे काम करेंगे, इसलिए पहले एक बार इसका और कॉन्सेप्ट। कर दीजिए। हाँ, इसमें है कि जैसे आप लोग सी लैंग्वेज पढ़े हैं, ठीक है, .c एक्सटेंशन से एक फाइल आप क्रिएट करते हैं और उसमें सी से रिलेटेड सारे कमांड्स, सारे फंक्शन आप एक ही फाइल में लिख देते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक वैसे ही एक फाइल में जितने आपको शेल कमांड पता है, मतलब कुछ 4-5 की बात कर लेते हैं, अभी सबकी बात नहीं करते हैं, कुछ आप कमांड लिख दीजिए और .sh से सेव कर दें, तो इसको शेल स्क्रिप्ट कहते हैं। और जब हम इस शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड हम लोग लिखे होंगे वो सब सारे कमांड्स का आउटपुट हमें देखने को मिल जाएगा एक साथ। मतलब हम देखिए लाइन बाय लाइन कर रहा था ls, तो हमें लिस्ट दे रही, ठीक है, कोई फोल्डर क्रिएट करना है उसके लिए कमांड लिखा, कोई फाइल क्रिएट करने है उसके लिए कमांड लिखा। तो अलग अलग ना लिख के अगर इन्हीं सारे कमांड को एक फाइल में लिख दें और .sh से जिसको हम सेव करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो एक बार में ही हमारा सारा काम हो जाएगा। अभी समझ में आया क्या? यस सर। तो अभी देखेंगे इसका प्रैक्टिकल, तो और ज्यादा समझ में आएगा। मतलब सर एक तरह का जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते थे उस तरीके से कुछ रहेगा? हाँ, प्रोग्राम जैसे बनाते थे हम लोग वैसा ही। ठीक है सर। प्रोग्राम में कई सारे कमांड्स होते हैं ना, सी की यस सर। बात कर लें, अब उसमें देखिए हम लोग कुछ फंक्शन लिख दिए, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया, स्कैनफ स्टेटमेंट लिख दिया, या मैथ फंक्शन का यूज कर लिया, कई सारी चीजें एक साथ लिख दिया और एग्जीक्यूट कर दिए, वैसा ही कुछ। कहाँ गया, ठीक है किस सर, लाइन में? थैंक यू। Any command that you can execute from the command line can be placed in a shell script and run as a group of command। ठीक है,
जो भी कमांड हम कमांड लाइन के थ्रू मतलब टर्मिनल के थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वही चीज है, एक ग्रुप ऑफ कमांड्स को एक साथ हम एग्जीक्यूट कर देंगे और ग्रुप ऑफ कमांड्स को एक फाइल में सेव कर देंगे और डॉट उस फाइल को बोलते हैं शेल स्क्रिप्ट एंड उसका एक्सटेंशन होता है .sh। This provide a great flexibility in creating utilities for commonly run commands and processes that require several commands grouped together। अब ये फायदा हमें कहाँ मिलेगा, ऐसे हमें कई काम होते हैं हमें करने पड़ेंगे टास्क जिसमें ग्रुप ऑफ कमांड्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हम शेल स्क्रिप्ट करेंगे। तो अब वो कौन से काम होंगे प्रैक्टिकल करेंगे तो देख लेंगे। देयर आर क्वाइट few Linux shell available to use on Linux। कुछ डिफरेंट टाइप के शेल होते हैं जो हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में देखा था, बॉर्न शेल, कॉर्न शेल, सी शेल, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंट शेल हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सम बीइंग मोर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग रिसीव एंड सम बीइंग मोर यूजफुल फॉर मैनेजिंग प्रोसेस। तो कुछ तो शेल हैं, कुछ शेल स्क्रिप्ट है जो प्रोसेस को मैनेज करने के लिए यूजफुल है, मतलब उनका हम अगर हमको प्रोसेस का मैनेजमेंट करना है, प्रोसेस को क्रिएट करना है, प्रोसेस को एंड करना है, प्रोसेस की प्रायोरिटी सेट करनी है, उसके लिए हम कोई पर्टिकुलर शेल यूज करेंगे। मतलब जितनी शेल है वो सबका अलग अलग फीचर्स हैं। द डिफॉल्ट शेल यूज्ड इन लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज बैश शेल। ठीक है, ये डिफॉल्ट है। इसको और रेड से कर देते हैं। डिफॉल्ट शेल होता है जो हमारा बैश शेल होता है। द बैश शेल वाज डेवलप्ड बाय GNU प्रोजेक्ट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिक्स शेल। तो इसीलिए इसको यूनिक या लाइनक्स शेल भी बोला जाता है, क्योंकि GNU प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया गया था वो क्यों किया गया था, यूनिक शेल को रिप्लेस करने के लिए। यूनिक शेल में बहुत सारी कमियां थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसका एक अपडेटेड वर्जन है हमारा लाइनक्स शेल called the Bourne shell। The bash shell name is playing on the wording refers born again shell। ठीक है, B stand for born, A stand for again, SH मतलब shell। इसका पूरा है born again shell, लेकिन हम लोग born shell ही बोलते हैं, अब उतना लंबा नाम नहीं कोई लेता। ठीक है, तो ये जो बाय डिफॉल्ट यूज होता है यही शेल है। ये कुछ लाइनक्स शेल है जैसे ASH, KOR, कॉर्न, TCHS एंड ZSH। इसके बारे में हम लोग कुछ और शेल के बारे में देख चुके हैं कि SH का क्या डिस्क्रिप्शन है, कि सिंपल होता है, लाइट वेट होता है, लो मेमोरी में भी चलता है। ठीक है, बैश शेल के साथ ये कंपैटिबल भी है। कॉर्न का है a programming shell compatible with Bourne shell but supporting advanced programming feature like associative arrays and floating point arithmetic। तो मतलब हमें अरे एंड फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक से रिलेटेड कोई काम करना है तो हम लोग कॉर्न का यूज करेंगे। एंड सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमें जो भी कमांड हमें करने हैं वो TCHS TCSH शेल से हम लोग करेंगे। तो सी वाला तो देखा जाएगा, लूप अप चला के उसमें देखेंगे, कोई हेलो वर्ड ही प्रिंट करा लिया 10 बार कोई लूप से, वाइल लूप से, जो भी, तो उसके लिए हम लोग TCSH कमांड शेल का यूज करेंगे। Z ये एडवांस शेल है that incorporate features and best। ये एडवांस प्रोग्रामिंग के बारे में है, इस ये हम लोग नहीं यूज करेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही देख लीजिए। बेसिक ऑफ शेल प्रोग्रामिंग। तो ये दिया है कि कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, वही स्टेप लिखा है कि लाइनक्स शेल पर टर्मिनल स्टार्ट करें, पर हम लोग क्या टाइप टू सी व्हाट शेल यू हैव रन इको $SHELL ये टाइप करेंगे, रन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम लोग किस शेल पे काम कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो शेल होगा उसका नाम आ जाएगा।
इन लाइनेक्स द डॉलर स्टैंड फॉर शेल वेरिएबल, ठीक है। ये तो हमको पता करना है कि किस शेल पे काम कर रहे हैं, तो हमें ये टाइप करना पड़ेगा एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही। echo command just return whatever you type in. Yes, the pipeline instruction comes to rescue where chaining several command. तो मान लीजिए कई सारे कमांड दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, पाइप ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक। फिर कुछ कमांड लीजिए, फिर ऐसे, तो पाइप इसको बोलते हैं। अभी पाइप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब क्या है यहाँ, Linux command have their own syntax. Linux won't forgive you whatsoever is the mistake. If you get a command wrong, you won't flunk or damage anything, but it won't work, ठीक है। तो वही है कि सबका अलग सिंटेक्स होता है, लाइनेक्स का भी अलग सिंटेक्स है, जैसे सी का अलग सिंटेक्स था। तो अगर हम लोग सिंटेक्स नहीं फॉलो करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ डैमेज नहीं होगा, ये लाइन तो हटा ही देते हैं, फालतू का ये, तो वो काम नहीं करेगा अगर हम गलत लिख देते हैं। हैश, फिर ये देखिए एक्सक्लेमेशन साइन स्लैश बिन, इट इज called shebang. It is written at the top of shell script and it passes the instruction to the program slash bin slash sh. ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी केवल ये देख लीजिए कि ये भी होता है, इसको बोलते हैं shebang। शेल स्क्रिप्ट के टॉप पे लिखी जाती, मतलब शेल स्क्रिप्ट का कह सकते हैं एक तरीके से, इसी के अंदर में आता है shebang। अब शेल स्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि शेल स्क्रिप्ट इज जस्ट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल विथ .sh एक्सटेंशन हैविंग एग्जीक्यूटेबल परमिशन। मतलब उसमें सारे कमांड्स होंगे, कमांड्स जब एग्जीक्यूट होगा, मतलब कमांड्स एग्जीक्यूट ही होता है, तो सारे एग्जीक्यूटेबल होंगे परमिशन। मतलब ये करो वो करो, मतलब जो भी हम लोग कमांड इसमें लिखेंगे उस टेक्स्ट फाइल में, और उसको .sh से कर देंगे। Usually shells are interactive, that means they accept command as input from user and execute them. However, sometimes we want to execute a bunch of commands routinely, so we have typed all the commands each time in a terminal. तो क्या होता था कि हम लोग को हर बार जो काम करना पड़ता था, हम लोग टर्मिनल पे टाइप करते थे। ग्रुप ऑफ मतलब कई सारे काम कराने हैं तो शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करके करवा लेंगे। अब जैसे बोला गया है कि राइट अ प्रोग्राम ऑफ फिबोनाची सीरीज, अब इसमें कई सारे काम आ जाएंगे ना, यूजर से इनपुट लेना, फिबोनाची सीरीज को जनरेट कराना, फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना, कि कितने काम आ गए, एक से ज्यादा काम आ गए, तो ये शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करके ही कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट एक ही आएगा लेकिन ग्रुप ऑफ कमांड्स देंगे हम लोग। क्या है भाई, as a shell can also take commands input from file, we can write these commands in a file and can execute them in shell to avoid repetitive work। ये काम भी हो सकता है। मतलब अभी तक हम लोग कोई ऐसा देखे तो नहीं, जैसे हम लोग सी में करते थे कि एंटर नंबर, एंटर एनी नंबर, तो हम लोग प्रिंटफ से मैसेज लिखते थे, स्कैन से इसके स्कैन कराते थे, जो कुछ भी करता था, तो वो सब काम हम ऐसे शेल स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। वही चीज लिखी हुई है यहाँ। तो शेल मतलब कमांड लेने के लिए भी होता है, ठीक है। कमांड says input from file, we can write these command in a file and can execute them in a shell to avoid repetitive work। तो रिपीट काम हो रहा है उसके लिए हम लोग शेल क्रिएट कर लेते हैं।
शेल स्क्रिप्ट आर सिमिलर टू बैच फाइल इन एमएस डॉस। एमएस डॉस में बैच फाइल होती है, मतलब ये जो ये सीएमडी है विंडोज का, ये बैच फाइल है एक तरीके का, इसमें एक होता है उसी के जैसा होता है। ईच शेल स्क्रिप्ट सेव विद डॉट sh फाइल एक्सटेंशन एग्जांपल माई स्क्रिप्ट डॉट sh, ऐसे हम लोग सेव करेंगे। A shell script have syntax just like any other programming language. If you have any prior experience with any program like Python, C, it would be very easy to get started with it. तो जैसा सबका सिंटेक्स होता है इन लोगों का इस लैंग्वेज का, वैसे इसका भी। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि लैंग्वेज टाइट डेटा टाइप लैंग्वेज है एंड स्क्रिप्ट क्या है, लूजली टाइप। इसका क्या मतलब, इसका सिंपल आप समझ लीजिए कि जैसे आपको इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना है किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको प्रॉपर डेटा टाइप लेना पड़ेगा। इंटीजर करना है तो आप इंट डेटा टाइप लेंगे, बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। आप सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और जो भी जिस टाइप की वैल्यू आप देंगे वो वेरिएबल उसी टाइप का बन जाएगा। आपको डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ हम एग्जांपल ही दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे सी क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। हमें एक 4 हमको स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो हमको एक वेरिएबल ए इंट टाइप का बनाना पड़ेगा ताकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर ले। एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे हम लोग एक जावा स्क्रिप्ट का ले लेते हैं एग्जांपल। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो है क्या इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे जेएस, जावा स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म। इसमें इंटीजर वेरिएबल करना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, वैर ए एंड 5। तो ये टाइटली कपल्ड लैंग्वेज है, लूजली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ कुछ दे देते हैं, तो इससे क्या हमको पता चल रहा है कि अब क्या है यहाँ की ए में जो वैल्यू होगी वही टाइप का ए हो जाएगा। अगर यहाँ हम हेलो लिखते हैं, एच लिख देते हैं केवल, तो ए का टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। पूरा यहाँ लिख देते हैं, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं 4.5 तो ये हो जाएगा फ्लोट टाइप का। लेकिन हम लोग इसमें नहीं कर सकते ऐसे, ये गलत हो जाएगा, हमें फिर यहाँ फ्लोट लिखना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है थोड़ा कि नहीं, ये बताइए। यस सर। शेल एंड लैंग्वेज में बेसिक डिफरेंस यही है, बाकी तो स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये है शेल कीवर्ड, कुछ हैं जैसे इफ एल्स ब्रेक, जो कि सी में यूज किए हुए हैं। इसीलिए बोला गया कि अगर कोई लैंग्वेज का आपको नॉलेज है तो शेल स्क्रिप्ट बहुत ही ईजी होगा। और शेल कमांड है cd ls echo pwd touch एक्सेट्रा, और फंक्शन भी कुछ आ जाएंगे एंड कंट्रोल फ्लो भी आ जाएगा, इफ देन एल्स केस और लूप्स वगैरह भी आ जाएगा। तो ये सब कुछ पता है सबको, ठीक है, क्योंकि सी पढ़ के ही आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे काम हम लोग करेंगे यहाँ भी। व्हाई डू वी नीड स्क्रिप्ट, पहले अब ये देख लेते हैं। There are many reasons to write a script: to avoid repetitive work and automation. System admins use a shell script for routine backup, system monitoring, adding new functionality to the set. ये 4 काम के लिए हम लोग शेल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और एडवांटेज क्या क्या हो गए भाई? एडवांटेज तो पहला तो यही होगा, ऑटोमेशन हो जाता है,
ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। द कमांड एंड सिंटेक्स आर द सेम एज दोज डायरेक्टली एंटर्ड इन कमांड लाइन, so programmer do not need to switch to entirely different syntax. कोई अलग से आपको सिंटेक्स नहीं फॉलो करना है, जो पढ़ के आए हैं, जो पढ़ रहे हैं वही सिंटेक्स फॉलो करना है, कोई अलग से नहीं पढ़ना है। तो शेल स्क्रिप्ट लिखना है, शेल स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखे, कैसे लिखे। राइटिंग शेल स्क्रिप्ट आर मच क्विकर, बहुत जल्दी से हो जाता है, क्विक स्टार्ट भी होता है, मतलब फास्ट काफी होता है। इंटरैक्टिव डिबगिंग, डिबगिंग भी हम लोग कर सकते हैं एक एक लाइन, जैसे सी लैंग्वेज में कभी डिबगिंग की है आप लोगों ने या नहीं? एक एक स्टेप कैसे कंपाइल होता है, मतलब एग्जीक्यूट होता है, तो किया है या नहीं? हाँ या ना में बोल दिया करो तुरंत। कभी डिबगिंग की है या नहीं? नो सर। हाँ, नहीं किया है, चलो ठीक है। अब सी तो हम पढ़ाते नहीं, तो नहीं तो बताते, मतलब सी तो है ही नहीं पढ़ना, अभी पढ़ चुके हैं, नहीं तो बताते कैसा डिबग करते हैं। तो इसमें डिबगिंग भी हम लोग कर सकते हैं, और डिबगिंग से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, किस लाइन के बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, सब कुछ पता चल जाएगा, और एरर किस लाइन में, ये सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि थोड़ा एरर वगैरह आती है, तो मतलब समझ में नहीं आता है एरर की क्या है। A single mistake can change the command which might be harmful. लिखा कुछ और हो गया कुछ और, तो उससे दिक्कत हो सकती है। एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिसएडवांटेजेस है। नॉट वेल सूटेड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत बड़ा काम करना है तो उसके लिए सुटेबल नहीं है। डिजाइन फ्लॉज विद इन द लैंग्वेज सिंटेक्स आर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सी शेल अगर यूज करें तो सी का सिंटेक्स फॉलो होगा, सी प्लस प्लस का लिए कर रहे हैं तो उसका अलग, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इस ये पॉइंट का मतलब वही है। प्रोवाइड मिनिमल डेटा स्ट्रक्चर लाइक अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे होंगे आप अभी, उसी डेटा स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, जैसे जावास्क्रिप्ट है लैंग्वेज, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एएसपी एक स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, पीएचपी एक स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, तो इसमें डेटा स्ट्रक्चर है बहुत ह्यूज अमाउंट में, ठीक है, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं है सारे डेटा स्ट्रक्चर। और ये प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ शेल स्क्रिप्ट, और ये प्रोसेस लिखा है, ये तो अभी थ्योरी लिखा है, हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ओपन टर्मिनल, नेविगेट टू प्लेस वेयर यू वांट टू क्रिएट, ठीक है, आप उस डायरेक्टरी में जाइए जहां लिखना है, एंड cd center, this will bring the prompt at, वही चीज लिखिए, touch hello.sh, ये हमें लिखना है। here we name the shell script hello, hello.sh एक्सटेंशन का एक शेल स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो जाएगी। vi hello.sh, nano hello.sh, you can use any favorite editor to edit the script, ये एडिटर के नाम है vi nano, ठीक है, ये एडिटर, डिफरेंट डिफरेंट एडिटर आते हैं, उसकी बात की जा रही है। chmod 744 मेकिंग द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल, इससे क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल बन जाती है, एंड ये रनिंग स्क्रिप्ट को रन करने के लिए ये कमांड टाइप करेंगे या ऐसे लिख देंगे। तो ये ओवरऑल शेल के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो अभी क्रिएट वेट किया जाएगा शेल, तो देखा जाएगा अगली क्लास में।
प्रोसेसेस इन लाइनक्स, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है भाई, किसी को कुछ आइडिया है? बताइए, कुछ है आइडिया तो। कमांड तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है ना, प्रोसेस की बात हो रही, कमांड हम हम्म, हम्म। ठीक है, थोड़ा बहुत सही है तुम्हारा। यहाँ देखो दिखेगा ये प्रोसेसेस है, ठीक है। अब ये एक्चुअली में क्या है, ये देखिए फोरग्राउंड प्रोसेसेस हैं जो 5 दिख रहे हैं, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। MS वर्ड, स्पीड, फोटोज, टास्क मैनेजर, इसमें से अगर इसको क्लोज कर दे रहे हैं, ये क्लोज हो जाएगा यहाँ से। अब बताते हैं प्रोसेस क्या। ये बैकग्राउंड प्रोसेस 115 बैकग्राउंड प्रोसेस और 4 आपके फोरग्राउंड प्रोसेस चल रहे हैं जो हमें दिख रहे हैं, बाकी ये सब नहीं दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी टास्क को करते हैं, जैसे हम लोगों ने टॉर ब्राउजर, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है, इस पे डबल क्लिक किया, ठीक है, डबल क्लिक किया तो इस टॉर ब्राउजर सॉफ्टवेयर के लिए एक प्रोसेस क्रिएट हुआ और वो एग्जीक्यूट करने लगा। अरे प्रोसेस क्रिएट हुआ और एग्जीक्यूट करने लगा, यहाँ देखिए exe क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो अभी ऐसे समझिएगा, बाकी उसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। तो हर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चलता है। हर सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चलता है उसके लिए। तो टॉर ब्राउजर है जैसे, लेकिन लिखा है 6, तो 6 प्रोसेसेस चल रहे हैं अभी बैकग्राउंड में, जो टॉर ब्राउजर को स्मूथली रन करा रहे हैं, ताकि हम लोग जो कुछ भी यहाँ टाइप करें ये चलता रहे बिना इंटरप्ट के। जैसे ही क्लोज किए, वो सॉफ्टवेयर तो क्लोज हुआ है, उसकी विंडो क्लोज हुई और प्रोसेस भी क्लोज हो गया। तो प्रोग्राम या कमांड व्हेन एग्जीक्यूटेड, a special instance is provided by the system to the process. The instance consists of all the services resources that may utilize the process network, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्टार्ट किया सॉफ्टवेयर, तो ये क्या हो गया, एक कमांड हो गया, डबल क्लिक करना एक कमांड हो गया, ठीक है। तो कमांड तो हम लोग लिख दे, कमांड तो एग्जीक्यूट हो जाता है तुरंत ही, लेकिन कमांड एग्जीक्यूट कैसे होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोसेस क्रिएट होता है। मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, उसी को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। और ये प्रोसेस बहुत से सर्विसेज एंड रिसोर्सेज को यूज करता है। Whenever command is issued in Unix line, it create and start a new process. For example, pwd. When issued, which is used to list the current directory location in the user is in, a process start. मतलब ये कमांड हम करते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए एक प्रोसेस क्रिएट होगा, वो प्रोसेस क्रिएट होगा, प्रोसेस होगा और वो हमको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हमें बता देगा। उज्जवल माइक्रोफोन ऑफ करो तुम। 5 डिजिट आईडी नंबर एक होता है, उससे क्या होता है, लाइनक्स
हर प्रोसेस का इंफॉर्मेशन रखता है 5 डिजिट आईडी नंबर से। दिस नंबर इज कॉल्ड प्रोसेस आईडी, और इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं पीआईडी। पीआईडी 5 डिजिट का होता है। इससे पता चल जाता है हर प्रोसेस की आईडी, हर प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। ईच प्रोसेस इन द सिस्टम हैज अ यूनिक पीआईडी and used up PIDs can be used in again for newer process since all the possible combination are used। ठीक है, तो इस हर पीआईडी का बार बार यूज हो सकता है। जैसे हम लोग एक पीआईडी नंबर 5 डिजिट का ले रहे ये, ठीक। अब ये प्रोसेस आईडी एक किसी भी प्रोसेस का हो सकता है। मान लीजिए ये आईडी का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया, एंड हो गया। अगेन इसी आईडी से कोई और प्रोसेस फिर से क्रिएट एंड एग्जीक्यूट हो सकता है, ये पॉसिबल है। बट एक टाइम पे दो सेम आईडी का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। मतलब इसी आईडी से दो प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, यही पॉइंट लिखा है। At any point of time, no two process within the same ID, same PID exists in the system because it is the PID that Unix uses to track each process। यहाँ भाई आईडी अगर सेम हो गई तो फिर यूनिकनेस कहाँ रही? ठीक है, तो इसीलिए सेम नहीं हो सकता। सेम कब हो सकता है? एक बार ये वाली आईडी से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया, अगेन इसी से हो सकता है, सेम आईडी से, बट एक साथ नहीं हो सकते। तो दो तरीके से प्रोसेस रन होते हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। बाय डिफॉल्ट ऑल द प्रोसेस आर रन इन फोरग्राउंड। When a process run in foreground, no other process can be run on the same terminal until the process finished or killed. When issuing this type of process, the system receive input from the keyboard std in and give output the script std out। std in मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, std out मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट। यहाँ डिवाइस की बात कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस जो स्टैंडर्ड होगी, यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की बात की जा रही है। फोरग्राउंड प्रोसेस क्या है कि जब कभी भी हम कोई, ये देखिए जैसे हम लोग MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, ये प्रोसेस हम लोग चला रहे हैं, क्रिएट किए, हमें दिख रहा है ये चीज, ये फोरग्राउंड प्रोसेस कहलाएगा। अब इस टाइम पे हम और कोई प्रोसेस पे स्विच तो कर जाएंगे, लेकिन हमको स्विच करना पड़ेगा अगर दूसरे प्रोसेस पे जाना है। जैसे टास्क मैनेजर एक यूटिलिटी है, इसके लिए भी एक प्रोसेस देखिए यहाँ चल रहा है टास्क मैनेजर का, ठीक है। तो MS वर्ड के लिए भी एक प्रोसेस चल रहा है, तो एक टाइम पे हम लोग यहाँ देखिए एक ही बार कर पाएंगे ना काम, तो वही लिखा है when a process run in for no other process can be run on the same terminal। अब टर्मिनल की बात हो रही, मतलब CMD का समझ लीजिए ऐसे। अब एक CMD यहाँ चल रहा है फोरग्राउंड में, तो दूसरा CMD कहाँ से चलने लगेगा? वही चीज कह रहा है कि जब तक ये फिनिश नहीं कर सकते दूसरा हम ओपन नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं होगा। एड बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है? एडिंग %d टू अ फोरग्राउंड कमांड मेक्स बैकग्राउंड प्रोसेस। तो ये चीज ऐड कर देंगे तो हमारा फोरग्राउंड प्रोसेस बन जाएगा। सिंपल, जो प्रोसेस आपको दिख रहा है वो फोरग्राउंड है, जो नहीं दिखता वो बैकग्राउंड है। मतलब ये चार प्रोसेस को हम लोग देख पा रहे हैं। टास्क मैनेजर ये खुला है, ठीक है, MS वर्ड ये भी ओपन है, नेट स्पीड मीटर ये यहाँ दिख रहा है टास्क बार में, एंड गूगल क्रोम यहाँ दिख ही रहा है। तो जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा फोरग्राउंड हो जाएगा, और जो हमको नहीं दिख रहा है प्रोसेस वो बैकग्राउंड हो जाता है। हम लोग किसी भी फोरग्राउंड को एम्परसेंड ऐड करके बना सकते हैं बैकग्राउंड।
A background process run on its own without input from the keyboard and it waits for input from the keyboard. बैकग्राउंड प्रोसेस वेट नहीं करता इनपुट का, वो अपना एग्जीक्यूट होता रहता है. While the process run in background, other process can be run the foreground. ठीक है, तो बैकग्राउंड में अगर कुछ प्रोसेस चल रहे हैं तो फोरग्राउंड में भी चल सकता है, ऐसा नहीं है कुछ. ठीक है, वो एक साथ चल सकते हैं. फोरग्राउंड में एक खास बात है कि जो भी चलता है प्रोसेस वो किसी न किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है. बट बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, उसे ना कोई इनपुट चाहिए, कोई STDI स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की जरूरत है, ना स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की जरूरत है. बट फोरग्राउंड प्रोसेस की जरूरत पड़ती है. द बैकग्राउंड प्रोसेस विल बी स्टॉप स्टेट till input from the keyboard is given, usually enter key. That become a foreground process and gets executed. तो बैकग्राउंड प्रोसेस स्टॉप स्टेट में आते हैं. यहाँ स्टेट की बात की जा रही है, तो यहाँ डायरेक्टली देख लेते हैं प्रोसेस का स्टेट. वो थ्योरी लिखी थी, ऐसे समझ लीजिए. प्रोसेस क्रिएट हुआ, फिर वो रेडी स्टेट में आया, रेडी स्टेट के बाद वो रनिंग स्टेट पे आया, फिर रनिंग स्टेट के बाद वो जब कंप्लीट कर गया अपना टास्क तो क्या हो गया, वो टर्मिनेट हो गया, मतलब एग्जिट हो गया. अब रेडी के बाद रनिंग में जब आ रहा है, ये रनिंग से फिर रेडी स्टेट में कब आएगा, जब कोई इंटरप्शन आ जाएगा. तो उस केस में ये रेडी स्टेट में आ जाएगा. एंड रनिंग से एक रेडी स्टेट में कैसे आ रहा है कि वेटिंग कर रहा है, वेट कर रहा है. किसके लिए वेट कर रहा है, इनपुट आउटपुट. ठीक है, इसके लिए वेट कर रहा है, तो और हम लोग दे नहीं रहे हैं तो वो वेट करता रहेगा. तो इस केस में भी रेडी स्टेट में आएगा. तो रेडी स्टेट दो बार आ सकता है, या तो इंटरप्शन हो तब रेडी स्टेट में आ जाए रनिंग से रेडी, या वेट कर रहा हो किसी इनपुट के लिए, तो उस केस में भी ये रेडी स्टेट में आ जाएगा. वही चीज यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, ये प्रोसेस के बारे में आएगा तो ये डायग्राम बना दीजिएगा. सिंपल क्रिएट के बाद रेडी, रेडी के बाद रनिंग, रनिंग के बाद टर्मिनेट. एंड बीच में रनिंग से रेडी कब आएगा, जब वेट करेगा किसी इनपुट आउटपुट के लिए. एंड जब कोई इंटरप्शन आएगा तो भी रेडी स्टेट में चला आएगा. तो 5 तरीके के होते हैं प्रोसेस लाइनक्स में: पेरेंट, चाइल्ड प्रोसेस, ऑर्फन प्रोसेस, ज़ॉम्बी प्रोसेस, डेमन प्रोसेस. 5 तरीके के होते हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर वो ऊपर जो बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में आप बता रहे थे, उसमें एक लाइन लिखी थी क्या कि इट यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस में उसमें लिखा है कि इट रन्स ऑन इट्स ओन विदाउट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड वेट्स फॉर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. तो इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब अच्छा, इस लाइन को यहाँ क्लियरली किया जा रहा है. देखिए, ठीक है, जैसे कोई बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गया तो विदाउट इनपुट स्टार्ट हो जाता है वो. ठीक है, बिना किसी इनपुट के वो स्टार्ट हो जाता है, चलता है. एंड अगर मीनवाइल उसे किसी इनपुट की रिक्वायरमेंट हो कीबोर्ड से तो वो वेट भी करेगा. तो पहला पॉइंट तो ये समझने वाला है कि वो तो विदाउट इनपुट स्टार्ट हो जाता है. बट फोरग्राउंड में ऐसा नहीं है, उसको पहले इनपुट दीजिए कुछ ना कुछ, तो फिर वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा. बट ये क्या होता है, रनिंग स्टेट में आ जाता है. मीनवाइल अगर उससे किसी इनपुट की जरूरत पड़ रही हो कीबोर्ड से तो वेट करेगा, और नहीं रिक्वायरमेंट है तो वो अपना रन करता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा. अभी समझ में आया? तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये कि ये विदाउट इनपुट नहीं होता. फिर फोरग्राउंड प्रोसेस एग्जीक्यूट तो इनपुट चाहिए ही चाहिए उसे, कुछ इसमें नहीं चाहिए, लेकिन जरूरत हो सकता है फ्यूचर में पड़े. ये लाइन जो है वेट फॉर इनपुट, ये ऑप्शनल है. अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है तो
जरूरी है तो भाई देना ही पड़ेगा वो अब। तो वही चीज लिखी हुई है। अच्छा सर इसके कोई बाद एग्जांपल लेते हैं? एग्जाम्पल तो जब हम लोग एग्जाम्पल तो कल ही देख पाएंगे, क्योंकि हाँ तो वो कल और अच्छे से समझा देंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। अभी थ्योरी समझ लेते हैं फिर आते हैं। तो ये जब हम किसी भी प्रोसेस की डिटेल जानते हैं तो रिजल्ट 5 कॉलम में, अरे 7 कॉलम में आता है। तो हर कॉलम के में क्या इंफॉर्मेशन है अब ये कल देखेंगे। सब कुछ देख लेंगे कल प्रोसेस के बारे में और शेल के बारे में। शेल का डेमो देख लिया जाएगा अच्छे से तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं और उसके बाद पाइप देखेंगे। ठीक, तो अभी केवल थ्योरी पढ़ो, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे ही करेंगे। अब यूनिट 2 में क्या होगा, केवल प्रैक्टिकल ही होगा, थ्योरी नहीं हुई। हालांकि थ्योरी उसमें खास नहीं है भाई, पीडब्ल्यूडी के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, थ्योरी की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बाय दिस कमांड। हाँ ठीक है, जो होता है हम जिस डायरेक्टरी में प्रेजेंट में काम कर रहे हैं वो डायरेक्टरी का नाम आ जाता है, यही थ्योरी हो गई उसकी। ठीक है, सिंटैक्स आ गया उसमें, ऑप्शन क्या क्या यूज हो सकते हैं अगर होते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।